आज की स्टोरी में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि पिछले 200 सालों में किसी भी मुल्क ने स्विट्ज़रलैंड के ऊपर हमला नहीं किया और ना ही स्विट्ज़रलैंड ने किसी मुल्क के ऊपर हमला किया है। दोस्तों, आज की स्टोरी में हम ये भी देखेंगे कि स्विट्ज़रलैंड का डिफेंस प्लान आखिर है क्या, और अगर कल को ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाती है तो क्या वजह है कि स्विट्ज़रलैंड के सारे लोग इससे महफूज रहेंगे। ये सब अब हम जानेंगे आज की स्टोरी में। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड एक छोटा सा लैंडलॉक कंट्री है जिसके नेबर्स में जर्मनी, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रिया वाक़ हैं। यहाँ पर 4 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं जिनमें जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमान शामिल हैं। इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 8.5 मिलियन है। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड की इकोनॉमी बेस करती है अपने एक्सपोर्ट्स पे और अपनी इंडस्ट्री पे। ये एक्सपोर्ट करते हैं वॉचेस, डेयरी प्रोडक्ट्स और इनकी मेन इंडस्ट्री में शामिल है फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, टूरिज्म और बैंकिंग इंडस्ट्री। दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो स्विट्ज़रलैंड ने अपनी पहली जंग सन 1315 में ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ी और अपनी आखिरी जंग 1815 में फ्रेंच के खिलाफ लड़ी। 500 साल तक ये लोग लड़ते रहे और उसके बाद इन्होंने साइन किया ट्रीटी ऑफ पेरिस। दोस्तों, इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम किसी को भी अपनी सरजमीन का इस्तेमाल जंग के लिए नहीं करने देंगे और हम हर किसी से ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों, यही वजह है कि स्विट्ज़रलैंड ना तो ईयू का मेंबर है, ना ही वो नेटो का हिस्सा है, और यूनाइटेड नेशन भी उसने बहुत देर के बाद जाके ज्वाइन की सन 2002 में। दोस्तों, न्यूट्रल रहना भी इनफ नहीं है। आप लाख अपने हमसाये ममालिक को कहते रहें कि आप न्यूट्रल हैं, आप उनके खिलाफ किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, उन पे कभी भी अटैक नहीं करेंगे और ना ही अपनी सरजमीन को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने देंगे, लेकिन क्या इस बात की क्या गारंटी है कि वो फिर भी आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। जैसे कि वर्ल्ड वॉर की एग्जांपल ले लें। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर अटैक करना था। बेल्जियम एक न्यूट्रल स्टेट थी, तो जर्मनी ने पहले बेल्जियम पे अटैक किया और उसके बाद फ्रेंच के ऊपर अटैक किया। ये सारी की सारी हिस्ट्री स्विट्ज़रलैंड को पता थी। तो दोस्तों, उन्होंने सोचा कि सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल रहना भी इनफ नहीं है, हमें एक अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिसकी वजह से हम अपने आप को किसी भी जंग से महफूज कर सकें। डिफेंस स्ट्रेटजी बताने से पहले हम उसका थोड़ा सा जोग्राफिया की तरफ देख लेते हैं कि स्विट्ज़रलैंड का जोग्राफिया बेसिकली है क्या। अगर आप स्विट्ज़रलैंड के नक्शे को देखें तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। साउथ में स्विट्ज़रलैंड के पास ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जिनको स्विस एल्प्स कहते हैं और इनका बॉर्डर इटली और ऑस्ट्रिया के साथ मिलता है। अगर आप यहाँ पे वेस्ट और नॉर्थ की तरफ देखें तो यहाँ पे निस्बतन छोटे पहाड़ हैं जिनको जूरा माउंटेन्स कहते हैं और इसका बॉर्डर फ्रांस के साथ मिलता है। और ये बीच में स्विस प्लेटो है जहाँ पे रिवर्स, लेक्स और बड़े बड़े सिटीज वाक़ हैं और सारी की सारी पॉपुलेशन यहीं पे ही रहती है। अब डिस्कस करते हैं स्विट्ज़रलैंड के डिफेंस प्लान के बारे में। स्विट्ज़रलैंड के डिफेंस प्लान की जो बॉटम लाइन है वो ये है कि अगर कोई आर्मी स्विट्ज़रलैंड के ऊपर अटैक करती है तो उसको इतना एक्सपेंसिव और इतना टाइम कंज्यूमिंग बना दिया जाए कि हमला करने वाले समझे कि यहाँ पे तो हमला करना बेकार है। स्विट्ज़रलैंड में जितने मर्द हैं उनके लिए आर्मी की ट्रेनिंग कंपलसरी है। वो 170 डेज के लिए आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग हासिल करते हैं और उसके बाद वही राइफल जो उन्होंने ट्रेनिंग में इस्तेमाल की होती है वो उसको अपने पास रख सकते हैं। और इन केस कोई स्विट्ज़रलैंड के ऊपर हमला करता है तो ये सारी रिजर्व आर्मी 72 आवर्स के अंदर लड़ने के लिए तैयार होती है। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड के डिफेंस प्लान के 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, हमला करने वालों को बिल्कुल थका दो। इसके लिए स्विट्ज़रलैंड ने क्या किया है कि उसके जितने भी बॉर्डर्स हैं, उसके जितने भी ब्रिजेस, टनल्स और रोड हैं, उन्होंने उन सबको एक्सप्लोसिव से भर दिया है। अगर कोई कंट्री उनको इन्वेड करने की कोशिश करती है तो वो रिमोटली बैठ के उन 3000 पॉइंट्स को एक वक्त में उड़ा सकते हैं, जिसकी वजह से स्विट्ज़रलैंड का राब्ता अपने हमसाया ममालिक से बिल्कुल कट हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, किस तरह से अपने आप को फ़ज़ाई हमले से बचाया जा सके। तो दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड वाले बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं
और वो लोग एक्सपर्ट हैं पहाड़ों के अंदर होल करने के लिए। इसके लिए उन्होंने बड़ी बड़ी टनल्स बना के रखी हैं। उनकी सबसे बड़ी टनल 57 किलोमीटर लंबी है। तो दोस्तों उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना अपनी इस स्किल को इस्तेमाल किया जाए। तो उन्होंने पहाड़ों के अंदर होल करने शुरू कर दिए और वहाँ पे फोर्ट्रेसेस और बंकर्स बनाना शुरू कर दिए। हत्ता कि उन्होंने अंडरग्राउंड एक हाइड्रो पावर स्टेशन भी बना रखा है जो कि इन सारे फोर्ट्रेसेस और बंकर्स को लाइट प्रोवाइड करता है। अंदर ही हॉस्पिटल है, अंदर ही बेड है, अंदर ही सप्लाई है, हर एक चीज़ अवेलेबल है। जैसे ही किसी मुल्क ने उनके ऊपर हमला किया, पहले उन्होंने अपने बॉर्डर्स को उड़ाया ताकि अपने मुल्क का कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया जाए बाहर की दुनिया से, और आर्मी को बहुत ज़्यादा टाइम लगे उन तक पहुंचने के लिए। और उसी टाइम को इस्तेमाल करते हुए जितने लोग प्लेटो में रहते हैं वो अपने घरों को छोड़ के एल्प्स के अंदर छुप जाएं और वहीं पे रहें। और उनको सेव करने के लिए बंकर्स के अंदर एंटी टैंक गन लगी हुई है, मशीन गन्स लगी हुई हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगी हुई हैं। अब डिस्कस करते हैं उनका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 ये है कि अपने आप को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल बना दिया जाए कि दुश्मन आप पे हमला करने से पहले 100 दफ़ा सोचे। उसके लिए वर्ल्ड वॉर 1 जैसे ही एंड हुई तो उसके बाद उन्होंने अपना बैंकिंग एक्ट पास किया। इस एक्ट के हिसाब से अब कोई भी बंदा कहीं पे भी बैठा हुआ स्विट्ज़रलैंड के अंदर अपना अकाउंट खोल सकता है और वहाँ पे अपनी सारी की सारी दौलत और गोल्ड जो कुछ उसके पास है उसको जमा करा सकता है। उसको अपनी कोई भी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों इसी तरह जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी तो जर्मन्स के बहुत ज़्यादा स्टेक्स थे। जर्मन्स ने अपना बहुत ज़्यादा गोल्ड इनके बैंक में डिपॉजिट करा रखा था। पॉलिटिशियंस हर एक के स्टेक्स आज भी स्विट्ज़रलैंड के अंदर मौजूद हैं और इसी वजह से कोई भी पॉलिसी मेकर या कोई भी डिसीजन मेकर या कोई भी पॉलिटिशियन स्विट्ज़रलैंड पे हमला करने से पहले 100 दफ़ा ज़रूर सोचता है। दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सा खतरा टल चुका था, लेकिन अब एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी थी जो कि रशिया और अमेरिका के दरमियान थी। तो स्विट्ज़रलैंड ने कहा कि हम अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी को इसी तरह से कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन अब अगर ग्लोबल वॉर हुई तो वो एक न्यूक्लियर वॉर होगी। हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। तो दोस्तों उन्होंने 1978 में एक हाउसिंग एक्ट पास किया जिसके हिसाब से आज के बाद जो भी घर बनेगा उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो एक न्यूक्लियर शेल्टर भी बनाए। तो दोस्तों 2006 तक ये लोग 8.6 मिलियन न्यूक्लियर शेल्टर बना चुके हैं जो कि इनकी पूरी पॉपुलेशन को कवर कर सकता है। तो दोस्तों कोल्ड वॉर के बाद और बहुत से ममालिक जो कि स्विट्ज़रलैंड के नेबर थे उन सब ने यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन कर लिया। तो अब कोई किसी किस्म का खतरा नहीं रहा। तो फिर इतना डिफेंसिव इकदाम क्यों किए स्विट्ज़रलैंड ने? स्विट्ज़रलैंड ने उसको अकोमोडेट करने के लिए जितने भी एक्सप्लोजिव उन्होंने ब्रिजेस पे, टनल्स पे, रोड्स पर लगाए थे वो सारे के सारे उन्होंने उतारने शुरू कर दिए। स्विट्ज़रलैंड की आर्मी ने ऐलान किया कि वो अपनी कैपेसिटी को हाफ कर रहे हैं। जो बड़े बड़े फोर्ट्रेसेस और बंकर स्विट्ज़रलैंड ने बनाए थे उनको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया म्यूजियम्स में और रेस्टोरेंट्स में, और कुछ को आईटी कंपनीज को भी दे दिया। सारे के सारे न्यूक्लियर शेल्टर आज भी स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। तो अगर कल को न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर 3 होती है जिसके नतीजे में पूरी दुनिया में तबाही आ जाएगी तो पूरी दुनिया से लोगों का सफाया हो जाएगा, लेकिन 8.5 मिलियन स्विस इस दुनिया में बच जाएंगे। मेरे ख्याल में अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो स्विट्ज़रलैंड सबसे सेफ तरीन कंट्री है। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे गो स्टोरी में। तब तक मुझे इजाजत दें। स्विट्ज़रलैंड से नहीं, घर से। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।